अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का दूसरा नाम थायामीन भी है, ठीक है। और इसको आप एंटी बेरी भी कह सकते हैं, एंटी बेरी, ठीक हो गया। और तीसरे नंबर पर जो इसका नाम होता है वो है एंटी न्यूरिटिक विटामिन, ठीक है। ये तीन इसके नाम हैं, आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। एंड इट इज अ सब क्लास ऑफ विटामिन बी, ठीक है। अब आपके पास आते हैं इसके कोएंजाइम का आपको पता होना चाहिए, इसका कोएंजाइम कौन सा है, ठीक है। इसके कोएंजाइम का नाम आपको पता होना चाहिए, थायमीन पायरोफॉस्फेट। जिसकी आप एब्रिवेटेड फॉर्म टीपीपी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये जो थायमीन पायरोफॉस्फेट है, इसमें इन्वॉल्व होना होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसकी देखेंगे केमिस्ट्री। आपको इसकी केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि ये थायमीन किससे मिलके बन रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री की तरफ, केमिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए कि ये दो रिंग से मिलके बनता है। एक इसका रिंग होता है थायाजोल रिंग, ठीक है, थायाजोल रिंग। और दूसरे नंबर पर इसका होता है पायरिमिडीन रिंग, ठीक है। अब ये दोनों हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय मिथाइलिन ब्रिज, ठीक है। और आपको इसमें से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए इसके बायोकेमिकल फंक्शंस। उससे पहले हम इसकी देखते हैं आरडीए, जिसको आप रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस भी कहते हैं, आरडीए आप इसको देखते हैं कि सबसे पहले कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर इसकी आरडीए, नॉर्मल पर्सन के अंदर 1 से 1.5 mg पर डे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और बच्चों के लिए इसकी आरडीए कम होती है। ये बात आपने याद रखनी कि चिल्ड्रन में इसकी आरडीए कम है और उसकी वैल्यू 0.7 से ऑलमोस्ट 1.2 मिलीग्राम पर डे होती है, ठीक हो गया। अब जल्दी से हम इसके डाइटरी सोर्सेज देख लेते हैं। डाइटरी सोर्सेज क्या है? डाइटरी सोर्स इसके आपको पता होना चाहिए कि सिराल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल्स हैं और सीड्स हैं। सिराल्स, ऑयल, पल्सेस, ठीक है। अब आपको जो एक बात याद रखनी है कि ये जो सिराल्स हैं इसकी आउटर लेयर में ये प्रेजेंट होते हैं। जब आप पॉलिशिंग वगैरह करते हैं या आप कुकिंग वगैरह में करते हैं, जब आप इसको बॉईल करते हैं कुकिंग प्रोसेस में, तो जब इसका वाटर आप निकालते हैं, जैसे चावल हैं उसका आप जब वाटर में उनको उबालते हैं तो उसके बाद आप जो पानी अगर उसको गिरा देते हैं तो इस विटामिन बी 1 ज़ाया हो जाता है बीच में से, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अब हम देखेंगे इसके बायोकेमिकल फंक्शंस। अब तक
हमने अब तक जो देख लिया है वो है इसके नाम हमने सारे देख लिए हैं, हम इसको साइड पे लिख लेते हैं, सॉरी इधर नेम्स देख लिए हमने, कोएंजाइम देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो तीसरे नंबर पे देखा वो है केमिस्ट्रीज की, चौथे नंबर पे हमने इसकी आरडीए देखी है, पांचवें नंबर पे हमने इसके डाइटरी सोर्सेज देखे, ठीक है। अब जो छठे नंबर पर हम चीज़ देखेंगे वो है इसके बायोकेमिकल फंक्शंस, जो हर किसी को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कोएंजाइम इसका थायमीन पायरोफॉस्फेट है वो किन किन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, वो आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए, पेपर में सवाल आ जाता है कभी कभी, ठीक है। बायोकेमिकल फंक्शंस, यहाँ हम जितने भी डिस्कस करेंगे इसमें से आपको रिएक्शंस कुछ याद होने चाहिए, जो मैं आपको बता दूंगा कि आप इनमें से 2 या 3 रिएक्शंस याद करें, ठीक है। सबसे पहला ये है कि पायरुवेट से कन्वर्जन हो रही है एसिटाइल सीओए में, कोएंजाइम में, ठीक है। ये है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये इसकी प्रेजेंस में हो रही है। और याद रखिएगा कि इधर से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, ठीक है। एक चीज़ जो याद रखनी है कि इधर एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, थायमीन पायरोफॉस्फेट यूज हो रहा है। ये आपके पास एक रिएक्शन हो गया जो आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर जो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए वो है राइबोज 5 फॉस्फेट, इसकी कन्वर्जन हो रही है किसमें, G3P, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो इसकी कन्वर्जन जो हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, TPP की प्रेजेंस में। पहले आपने याद रखना है कि ट्रांसकीटोलेज, जिस तरह हमने कहा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसके लिए होगा ट्रांसकीटोलेज। सेम उसी की तरह कि आपने याद रखना है कि थायमीन पायरोफॉस्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो, ठीक है। अब आपके पास जो तीसरा रिएक्शन वो है कि अल्फा कीटो ग्यूटारेट, जो हमने कहा अल्फा कीटो ग्यूटारेट है, उसकी कन्वर्जन हो रही है सक्सिनाइल सीओए, कोएंजाइम ए, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि इसकी प्रेजेंस में भी एंजाइम होगा, जैसे हमने कहा ट्रांसकीटोलेज है या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, तो इसकी प्रेजेंस में भी एक होगा अल्फा कीटो ग्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इधर से भी रिमूव होगी, ठीक है। अब ये भी प्रेजेंस में होगा थायमीन पायरोफॉस्फेट की। सो ये 3 रिएक्शंस जो हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई 2 रिएक्शंस आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। अब जो चौथा रोल है इसका आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में, ठीक है। सो ये थे इसके बायोकेमिकल फंक्शंस, ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी। डिजीजेस, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस आपको पता होनी चाहिए कि एक तो इसमें होती है बेरी कंडीशन, ठीक है, एक मिनट, बेरी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर होती है वर्निक कोर्साकॉफ
सिंड्रोम। ठीक है, ठीक है, सिंड्रोम ये आपने इस तरह याद रखना। ठीक हो गया। ये आपके हैं कमी की वजह से, मतलब कि जो थायमीन है इसकी कमी की होने की वजह से बेरी और वर्निक-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम होता है। अब एक और बात आपको पता होनी चाहिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, पहले हम डेफिशिएंसी डिजीज़ भी देखते हैं, उससे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि अगर B1 की डेफिशिएंसी हो जाए उससे बायोकेमिकल चेंजेस क्या आती हैं। पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बायोकेमिकल चेंजेस ड्यू टू B1 डेफिशिएंसी। याद रखिएगा, अगर इन्हीं रिएक्शंस को उल्ट कर दें, मतलब कि आपके पास थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है वो एक्ट नहीं कर रहा, पायरुवेट जो है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, पहले रिएक्शन के हिसाब से पायरुवेट की अमाउंट बढ़ेगी और वो यूरिन के जरिए ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक हो गया, एक होगी बात। ठीक हो गया, ये आपको पहला फंक्शन पता लगे कि यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा, पायरुवेट की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए वो ये है कि पायरुवेट यूजुअली जो है ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारी होता है उसको क्रॉस नहीं करता ब्रेन के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर पायरुवेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाए और थायमीन की अमाउंट कम हो गई है तो ये क्या होगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी के साथ क्रॉस कर जाएगी। ब्लड ब्रेन बैरियर आसानी से क्रॉस हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये क्या कॉज करेगा, पोलिन्यूराइटिस कॉज करेगा, क्योंकि नाम से हमने कहा कि ये एंटी न्यूट्रिटिक विटामिन कहलाता है, इसलिए आपने याद रखना है ये क्या कॉज करेगा, पोलिन्यूराइटिस। ठीक है, अब जो तीसरा फंक्शन है हमने कहा कि वो ट्रांसमिशन करते हैं नर्व इम्पल्स की। अगर थायमीन पायरोफॉस्फेट नहीं होगा तो आपकी जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया, चौथा जो फंक्शन हमने देखा वो ये है कि ट्रांसकीटोलेज के अंदर इसका क्या रोल है। ट्रांसकीटोलेज, जो ट्रांसकीटोलेज है उसका आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे ही आप जो है वो देखिए, जैसे थायमीन पायरोफॉस्फेट है उसकी अमाउंट कम हुई, ट्रांसकीटोलेज की अमाउंट भी कम हो जाएगी, ये आपने याद रखनी है। ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी इन आरबीसी वो भी कम हो जाएगी। हमने इसकी बायोकेमिकल चेंजेस देख ली। सबसे पहले ये देखिए कि पायरुवेट का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वो यूरिन के अंदर ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा, पहली बात। दूसरे नंबर पे हमने कहा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और पोलिन्यूराइटिस कॉज करेगा। तीसरे नंबर पे देखा कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। और चौथे नंबर पे हमने देखा कि ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी जो है आरबीसीज में वो भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया, अब हमने देख लिए बायोकेमिकल फंक्शंस भी। ठीक है, और सातवें नंबर पे हमने जो चीज़ देखी कि इसके बायोकेमिकल फंक्शंस जो हैं, अगर वो बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तब। ठीक है, अब आठवें नंबर पे हम देखेंगे इसकी डिजीजेस। अब हम देखेंगे इसकी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक हो गया, 8 नंबर पे जो हम देखें। अब आपको मैंने बताया कि एक तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज में जो है वो है बेरी। पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये 3 किस्म की होती है बेरी। ऊपर लिख भी देता हूँ मैं आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बेरी, अब बेरी की 3 टाइप्स हैं। एक तो है ये वेट बेरी, ड्राई बेरी और इन्फेंटाइल बेरी।
अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि वेट बेरी बेरी क्या होता है। इसका आपको कीवर्ड्स याद रखने होंगे कि वेट बेरी बेरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये पता होना चाहिए कि इसमें एडीमा हो जाता है, एडीमा। ठीक है, ये एडीमा हो जाएगा लेग्स वगैरह में, ट्रंक्स की कैविटीज़ में, ये कैविटीज़ वगैरह में जो है एडीमा होगा, एडीमा ऑफ कैविटीज़ होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी नंबर पे जो आपको पता होना चाहिए कि काफ के मसल जो है वो स्वेलो हो जाते हैं, जो लोअर लिम्ब में काफ मसल्स होते हैं ना वो स्वेलो हो जाते हैं। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और डायस्टोलिक जो है वो कम हो जाएगा। ये तीन आपको पता होना चाहिए, डायस्टोलिक नीचे हो जाएगा और सिस्टोलिक बढ़ जाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे अगर ये सब कुछ हो जाता है तो हार्ट जो है वो वीक हो जाएगा और हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो ये आपको इंटर्न रिजल्ट आपके यहाँ लिखा होगा, ये रिजल्ट है कि हार्ट फेलियर। ठीक है, अब आते हैं हम ड्राई बेरी बेरी। ठीक है, ड्राई बेरी बेरी क्या होता है। अब ड्राई बेरी बेरी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर न्यूराइटिस होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक हो गया, इसमें एज सच एडीमा नहीं होता, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एडीमा इसमें नहीं होता है as such। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो मसल्स हैं इसमें वीक हो जाते हैं आपकी बॉडी के। चौथे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा है वो बेड रिडन हो जाता है, चलने के लिए भी उसको जो है वो वॉल करने के लिए, फिरने के लिए जो है सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सहारा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बेड रिडन। और जो पांचवें नंबर पर चीज़ है कि अल्टीमेटली इसकी डेथ भी हो सकती है बंदे की, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, जो इसका भी रिजल्ट है वो भी डेथ ही है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे नंबर वाली इन्फेंटाइल बेरी बेरी की तरफ। इन्फेंटाइल बेरी बेरी का आपको पता होना चाहिए कि ये उन मदर्स में होती है जिनके अंदर थायमीन की डेफिशिएंसी होती है, कि जिनके ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है तो उनके अंदर अगर लो थायमीन कंटेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में लो थायमीन कंटेंट। ठीक है, अगर लो थायमीन का कंटेंट हो तो इससे क्या होगा कि ये इन्फेंटाइल बेरी बेरी कहलाएगा। ठीक हो गया, अब ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होंगे। तो एक तो ये होगा कि स्लीपलेसनेस हो जाएगी। ठीक है, स्लीपलेसनेस। उसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक हो गया, उसके अलावा कन्वर्जन हो सकती हैं, झटके वगैरह से लग सकते हैं, और कार्डिक डायलेशन वगैरह हो सकती है। कार्डिक डायलेशन इसका रिजल्ट होगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अभी सिम्टम्स की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन दौरे वगैरह। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट होगा कार्डिक डायलेशन। ठीक है, कार्डिक डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके दूसरे नंबर वाली डिजीज जिसको आप वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, वो भी हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। अब वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम, अब हम देखते हैं वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम के बारे में। इसका दूसरा नाम सेरिब्रल बेरी बेरी भी होता है, ये आपने याद रखना है, सेरिब्रल बेरी बेरी। ठीक हो गया, अब आपको पता होना चाहिए किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, वो है क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में। ठीक है,
ये कीवर्ड है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो ये कीवर्ड आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसमें ये क्या होता है कि जो थायमीन है ना, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, मतलब उस बॉडी को उसकी डिमांड ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन हमें उतनी मिल नहीं रही होती जितनी चाहिए होती है। ठीक है, थायमीन डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इसकी जो कंडीशन देखिए सेरिब्रल है, इससे आपको पता होना चाहिए ब्रेन के रिलेटेड है, मतलब आपकी मेमोरी का लॉस हो जाएगा, मेमोरी लॉस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब जो आपको पता होना चाहिए कि इसकी या तो ये थायमीन की अपटेक के अंदर प्रॉब्लम होता है कि आपको उतनी मिल नहीं रही होती है, या इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होता है। तो ये दो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कि या तो अपटेक में प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अब हमारी लास्ट चीज़ जो रह गई है वो ये है कि इसके एंटेगनिस्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एंटेगनिस्ट हम देखते हैं इसके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ठीक है, एंटेगनिस्ट देखते हैं। दो इसके एंटेगनिस्ट हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एक है पाइरीथायमीन और दूसरा है ऑक्सीथायमीन। ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, पाइरीथायमीन और ऑक्सीथायमीन। ठीक है, अब जो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं वो ये है कि इसके आपको डिफरेंट नाम्स का पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर इसके कोएंजाइम का आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर आपको कोई सी दो एग्जांपल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आरडी का आपको वैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके अलावा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीज में बेरी के बारे में आपको वाज़िया तौर पर पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेरिब्रल बेरी के नाम से भी आपसे पूछी जा सकती है डिजीज़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और एंटेगनिस्ट जो है इनके नाम आपको पूछना चाहिए, इनके फंक्शन ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।